हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं? कोरोना काल चल रहा है भैया, बच के रहें, है ना। तो मैं हर क्लास से पहले ये बात कहता हूँ कि कोरोना काल में बच के रहें, अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रहें, घर वालों को सुरक्षित रखें। तो आज की लाइव क्लास नहीं है। आज की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास है। तो इस रिकॉर्डेड क्लास में आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स को शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी वीडियोज लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आईआईटी जेएम में सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। वो पीएमपी कंप्लीट हो गया, ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो गया, जीना डायोड डायोड, है ना, पीएन जंक्शन, उसकी थ्योरी और सारी थ्योरम्स, एंड आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, है ना, वो भी सारा कंप्लीट हो गया। एसी पार्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें भी केवल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड ही रहेगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी तो आगे इतना खतरनाक नहीं होता, है ना। लेकिन आगे के पार्ट को समझने के लिए आज का ये जो पार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो आज मेरा मेन जो टारगेट है इस वीडियो बनाने का, इस वीडियो को बनाने का, वो बस यही है कि आगे का जो मैटर मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लाइव क्लासेस में, है ना, उसको समझने के लिए अपन को इसको बहुत अच्छे से समझना है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें जो अपना सिलेबस है। इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आईआईटी जेएम में वो पहला टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेव लैटिस एंड बेसिस। दूसरा मिलर इंडिसेस, एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आराम से बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से, ब्रेव लैटिस में से, है ना। एक ये ब्लड डिसीज में से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बुक्स जो मैंने लिखी हैं, एसओ पिल्लई, अच्छी किताब है, अच्छी बुक है ये। पिट्टल, पिट्टल भी अच्छी है। एक बहाव, बहाव को अपन न्यूमेरिकली देख सकते हैं, न्यूमेरिकली ये अच्छी बुक है। ठीक है ना। बाकी बुक की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम लिंक पर आज मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो दे दूंगा। बाकी वीडियो जो है उसको जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो टू टाइप के सॉलिड हैं। नंबर एक क्रिस्टलाइन, नंबर दो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। टू टाइप सॉलिड हो गए, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया और एक क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे जिनमें एक रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। किसका? एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, है ना। रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है ना, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। तो वो अ, जैसे एटम है तो एक क्रम में जम रहे हैं तो उसी क्रम में जमते रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि डिस्टरबेंस हो जाए, कि कहीं किसी तरह से एटम पड़ा हुआ, कहीं किसी तरह से एटम पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, और बाकी जो नॉन क्रिस्टलाइन मैटर होते हैं उनमें नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं जितनी भी, हम्म, उनकी ही आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नॉन क्रिस्टल ऐसा अपन को मतलब नहीं है। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक तो क्वार्ट्स हो जाता है, डायमंड आ जाता है, मेटल्स। मोस्टली अपन मेटल की बात करने वाले हैं, तो मेटल्स इसमें आ जाते हैं क्रिस्टलाइन में। ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन में प्लास्टिक आ जाता है, पॉलीमर्स आ जाते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन हो जाता है। अब क्रिस्टलाइन में दो तरह के होते हैं सॉलिड। नंबर एक सिंगल क्रिस्टलाइन, नंबर दो पॉली क्रिस्टलाइन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन क्या है? सिंगल क्रिस्टलाइन जिसमें थ्रू आउट द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल में कहीं भी आप चले जाओ, उसमें आपको जो अरेंजमेंट है वो सेम ही दिखेगा, एक जैसा अरेंजमेंट। किसका? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। ऐसे नहीं है जैसा मैं बोल रहा था, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ मिले कहीं कुछ मिले, ऐसा नहीं। ठीक है ना। जैसे डायमंड है, क्वार्ट्स है, इनमें कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी, ग्रेफाइट है, कहीं भी चले जाओ, आपको एक जैसा, एक जैसा स्ट्रक्चर मिलने वाला, एक जैसा थ्रू आउट, बिल्कुल सेम
अरेंजमेंट सेम मिलेगा एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। लेकिन यहाँ जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उनमें ऐसा नहीं होता। पॉलीक्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा। जैसे रेक्जिन आती है, अपने जो ये क्या कहते हैं इसको, ये फर्श होती है ना, फ्लोर फ्लोर पे लगाते हैं अपन टाइल्स वगैरह, तो इनको देखो थोड़ा सा गौर से, तो है ना, तो ये जो संगमरमर वगैरह की लगाते हैं टाइल्स, इनको गौर से देखो थोड़ा सा, तुमको दिखेगा, आंखों से ही दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है कि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा अरेंजमेंट नहीं है। कहीं एटम ज्यादा डेंस है, कहीं एटम कम डेंस है, कहीं एटम का ओरिएंटेशन कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन मैटर। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तुमको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, देखो पॉलीक्रिस्टलाइन की डेफिनेशन, देन पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, तो आप क्रिस्टल की बात करना चाहते हैं, सिंगल क्रिस्टल में ही बात करेंगे, पॉलीक्रिस्टल में भी नहीं जाएंगे। तो सिंगल क्रिस्टल में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिंगल क्रिस्टल में देखो, ठीक है ना, ओके चलो। हम्म, तो इसको देख लेना पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में, तो जो आपको ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, है ना। अब बात आती है अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो अपन को मेन बातें करनी है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, अपना टॉपिक यही है आईआईटीजेएम में। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक लैटिस और नंबर दो बेसिस। नंबर एक क्या बोला मैंने, लैटिस, और नंबर दो क्या बोल रहा हूं मैं, बेसिस। तो लैटिस क्या है, लैटिस क्या है, पीरियोडिक और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, नॉट एटम नॉट मॉलिक्यूल्स। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ए रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस, इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है ना, ध्यान दे मेरी बात पर, पॉइंट बोला है मैंने, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। और ये मैथमेटिकली है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अपना, ऐसा कोई फिजिकली नहीं होता, है ना। ढांचा, लैटिस का मतलब बोल सकते हैं ढांचा, जिसमें अपन पॉइंट्स के बारे में बात कर, ठीक है ना। अब रेगुलर मतलब लगातार, पीरियोडिक मतलब आवर्ती रूप से, है ना। पॉइंट्स का अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है लैटिस इन स्पेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो गौर करने की बात ये है, एक होता है लैटिस और एक होता है ब्रेवे लैटिस। थोड़ा सा ये डिफरेंस तुम्हें सुनना पड़ेगा ध्यान से, लैटिस और ब्रेवे लैटिस। तो ब्रेवे लैटिस क्या है, ब्रेवे लैटिस में पॉइंट्स के रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होंगे, लेकिन हर पॉइंट की जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब उसके उस पॉइंट के चारों ओर जो एटम्स हैं, या उस पॉइंट पर जो एटम्स, ठीक है ना, तो हर पॉइंट के चारों ओर जो सराउंडिंग है, मतलब अपन एटम्स को देखेंगे उस पॉइंट की सराउंडिंग, हर पॉइंट के सराउंडिंग जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं वहां पे, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं हर पॉइंट पे, हर पॉइंट, है ना। जो अपन लैटिस की बात करते हैं, लैटिस क्या है, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अब पॉइंट पर या पॉइंट के सराउंडिंग मैंने देखा, एटम्स देखे, मॉलिक्यूल्स देखा, और मुझे देखा कि हर पॉइंट के चारों ओर, हर पॉइंट के सराउंडिंग मुझे एटम और मॉलिक्यूल सेम दिखाई दे रहे हैं, देन दिस लैटिस इज कॉल्ड ब्रेवे लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है ना। लैटिस कुछ भी हो सकता है, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, पॉइंटों का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, या क्या कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट है, वो लैटिस हो सकता है, वो होगा। लेकिन ब्रेवे हो ये जरूरी नहीं है। ब्रेवे में जरूरी है कि वहाँ पे पॉइंट्स के जो चारों ओर सराउंडिंग है, या उस पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल है उसके चारों ओर जो मॉलिक्यूल है, उस पॉइंट पर जो एटम है उसके चारों ओर जो एटम है, वो एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे, ऐसा नहीं कहीं कुछ और कहीं कुछ, ठीक है ना। तो वो फिर ब्रेविलेटिस होगा, अदरवाइज ब्रेविलेटिस नहीं होगा, ठीक है ना, समझे। तो लैटिस क्या है, लैटिस केवल पॉइंट्स का अरेंजमेंट, है ना। तो देख लें एक बार, मैं जो बोला वो यहाँ लिख रहा है, ठीक है ना। ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट।
अब यहाँ पे मैंने ये नोट डाल दिया है कि periodic arrangement of point in space is called lattice, but this lattice will be called variable lattice if each lattice has identical surrounding. ये पॉइंट नोट करने का। अब लैटिस में अपन 3D में जाए सीधा, 2D में नहीं जाए। तो 3D में लैटिस जो ब्रेवे लैटिस है वो 14 प्रकार के हैं, 14 टाइप्स के हैं, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो 7 टाइप के। ठीक है ना, ये अपन को याद करना पड़ेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने हैं? 7 टाइप के। और ब्रेवे लैटिस कितने हैं? 14 टाइप्स के। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 टाइप के देखो। एक तो ये क्यूबिक हो गया, और इसमें 3 ब्रेवे लैटिस हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं वो 3। एक तो सिंपल क्यूबिक है, एक फेस सेंटर्ड है, एक बॉडी सेंटर्ड है ना, बताएंगे इनके बारे में। ठीक है। दूसरा टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये तो, और ये क्या है? ये दोनों, ये लैटिस है। ठीक है ना। ये ऑर्थोरोम्बिक, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक हो गई, और लैटिस क्या हो गई? 4 टाइप के हो गए। देख लें एक बार, है ना, इनको याद करना है तुम्हें। इनकी ये प्रॉपर्टीज भी तुमको याद करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी, है ना, ये वाली, ये कई बार आ जाती है, मान लो आ जाए कोई, क्योंकि अब की बार IASC बेंगलोर जो है वो पेपर को कंडक्ट करा रही है, तो थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी। सेफ्टी बढ़ाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तुमको बेसिक रूप से आना चाहिए, डीपली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी तुमको ये याद करनी है। तो यहाँ पे ये तो 2 तरह के, है ना, लैटिस हो गए। यहाँ पे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन लैटिस, है ना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें 7 टाइप की हो गई, 1, 1, 2, 3, है ना, और ये 4, 5, 6, और ये 7। और लैटिस जो है ब्रेवी लैटिस देखें 3, 2, 5, 4, 9, 9 और 2, 11, 11, 12, 13, और ये 14, 14 टाइप के अपने ये क्या हो गए? ब्रेवी लैटिस। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन जो मोस्टली बात करने वाले हैं, अपन किसकी बात करने वाले हैं? देखो, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, इसकी बात करने वाले क्यूबिक की, क्यूबिक की, और एक वो इधर देखें, एक वो हेक्सागोनल, है ना, एक इसकी बात करने वाले। मेनली 2, अपन चारों की बात करने वाले। क्यूबिक में जो 3 है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, है ना, फेस सेंटर्ड, और उसमें हेक्सागोनल। ठीक है ना। इन सब की बात अपन आज कर, आज पूरी डिटेल नहीं करेंगे, आज इनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो ये बात हुई, ये अपन को इनकी एक तो ये याद करना है तुमको, ये प्रॉपर्टी वो तुम याद करना। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होती है, किटोर HMT याद हो तुमको, तो किटोर HMT से CTOR HMT, उससे इसको सेट कर लेना, है ना। C पहले, T बाद में, O फिर R को सेट कर लेना, तो किटोर HMT से ये याद हो जाता है, तो उसको देख लेना। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो लैटिस की, तो लैटिस समझ गए। अब बेसिस, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिस इंपॉर्टेंट है। बेसिस कैसे इंपॉर्टेंट है? लैटिस जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो अपने कागज के पन्ने पर बनाया है, ये माना है, उसके लैटिस पॉइंट पर, ईच लैटिस पॉइंट पर, ईच लैटिस पॉइंट पर जो तुम रखोगे, अब रखने का मतलब या तो तुम एटम रखोगे, है ना, और या मॉलिक्यूल रखोगे। जनरली बच्चा क्या समझता है कि सर जी एटम ही रखेंगे, एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम। नहीं, हो सकता है कि एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम रख रहे हो, और वो ऐसा भी हो सकता है कि एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम एक साथ हो। ठीक है ना। तो एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम भी हो सकता है, और एक लैटिस पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम हो सकते, 3 एटम हो सकते, पता नहीं, है ना, अपन को नहीं पता। अपन तो स्ट्रक्चर देख के बता सकते, या कोई एक्सपेरिमेंट कर लें जिससे एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह से अपन बता सकते। ठीक है ना। तो बेसिस क्या है? जो तुम लैटिस पॉइंट पर रख रहे हो, a group of atoms or molecules which are called basis of the lattice।
ठीक है ना, समझ गए? तो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो या मॉलिक्यूल हो, जिनको तुम रख रहे हो वो क्या करेंगे, बेसिस। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज रियल, ठीक है, लेटेस्ट में बता दिया मैंने। बेसिस द आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन। बेसिस ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक जैसा होना चाहिए सब जगह, ऐसा नहीं कि कहीं अलग बेसिस और कहीं अलग बेसिस। ठीक है ना, बेसिस इज सिंगल एटम इन एन। यदि कोई Na की स्ट्रक्चर है तो उसमें बेसिस Na का एटम होगा। Cu की स्ट्रक्चर है तो बेसिस Cu का एटम होगा। इज डायटोमिक हो सकता है, बेसिस जो है डायटोमिक हो सकता है इन NaCl। NaCl में पूरा पूरा एक मॉलिक्यूल NaCl का लेटिस पॉइंट पर जाता है। CHCl में भी पूरा पूरा मॉलिक्यूल लेटिस पॉइंट पर जाता है। ठीक है ना, तो CF2 में भी ऐसे ही पूरा मॉलिक्यूल जाता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये सारे लेटिस पॉइंट है, ये वाले लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट पर ये अपन पुट कर रहे हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल पुट कर रहे हैं। इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगी। ठीक है, एक सुंदर सी तस्वीर और है ना, एक सुंदर सी सर, एक ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे एक एटम रखा इन 5 लेटिस पॉइंट पर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा 5 लेटिस पॉइंट पर, यहाँ पे ये, ठीक है ना, समझ गए? तो एक सुंदर सी पिक्चर ये होगी। लेटिस में बेसिस का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, एक थोड़ा सा ये पॉइंट नोट करने के हैं कि डोंट मिक्स अप एटम्स विद लेटिस पॉइंट, मतलब एटम और लेटिस पॉइंट को सेम मत समझो, है ना। लेटिस पॉइंट आर इनफाइनाइट पॉइंट इन स्पेस, मतलब ये तो अनंत तक जा सकता है लेटेस्ट पॉइंट, तो क्योंकि तुम तो इमेजिन कर रहे हो, कागज के पन्ने पर ही तो बना रहे हो, इन्फिनिटी तक कहीं तक बनाओ, बोलो। ठीक है ना, तो लेटेस्ट पॉइंट तो कहीं तक बन सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो फाइनाइट होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि इनफाइनाइट चलती रहेगी। रियल में क्रिस्टल जो होगा फाइनाइट ही तो होगा भाई, अनंत लंबाई का थोड़ी होगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा बहुत बड़ा है, नहीं है। लेटेस्ट पॉइंट डू नॉट नेसेसरी लाई एट द सेंटर ऑफ एटम, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा क्या कहते हैं एटम है उसके सेंटर पे ही लेटेस्ट पॉइंट को रखो, या लेटेस्ट एटम के सेंटर को लेटेस्ट पॉइंट पर रखो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट है उसमें मिड पे नहीं रखा गया, कहीं भी मिड पे नहीं रखा गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखो बेसिस ये रहा ना, ये एक अकेला बेसिस, तो एक अकेला ये बेसिस है और मिड पे नहीं रखा है, देखो बीच में नहीं रखा है। ठीक है ना, एटम के बीच में नहीं रखा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ बात है नोट करने की, आना की अपने काम, इतनी नहीं आनी। अब मैंने यहाँ पे एक बीच में एग्जांपल ये ठूंस दिया, है ना, ये एग्जांपल ले लिया। तो ये एग्जांपल क्यों लिया? ये एग्जांपल इसी बात को समझाने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि NaCl की स्ट्रक्चर क्या है ना, इससे तुम्हें लैटिस समझ में आएगा, बेसिस समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखें, सोडियम क्लोराइड का जो ब्रेवे लैटिस है वो FCC है, FCC है। सोडियम क्लोराइड का जो ब्रेवे लैटिस है वो FCC। अब ब्रेवे लैटिस कब बोलते हैं अपन लैटिस को? जब जब लैटिस पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल हो, ये तो बताया था। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस है वो ब्रेवे लैटिस है, वो कौन सा? FCC है। ब्रेवे लैटिस भी कौन सा? FCC, ये है। लेकिन यहाँ कंडीशन लिख रखी है, विद ए बेसिस ऑफ 1 NaI and 1 Cl separated by 1/2 द बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट। ठीक है ना, ये यूं कह रहा है कि यदि तुम बेसिस मानते हो किसको, एक मॉलिक्यूल को, NaCl के एक मॉलिक्यूल को मानते हो जिसमें Na और Cl के बीच की डिस्टेंस हाफ ऑफ 1/2 ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट से, ठीक है, उसके बराबर हो, तो फिर जो है ये क्या होगा, एक ब्रेविलेटिस बन जाए, एक ब्रेविलेटिस बन जाए। तो देखो इसको यहाँ पे देखो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तुमने एक ये Cl का एटम रखा, है ना? एक यहाँ पे Cl का एटम रखा, एक यहाँ पे Cl का एटम है, एक यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे देखो जो Cl वाले एटम हैं उनसे जो स्ट्रक्चर है, लाल वालों को भूल जाओ, है ना, थोड़ी देर के लिए लाल वालों को भूल जाओ, Cl वालों को देखो। Cl वालों से जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो Cl वाले से तुमको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो कॉर्नर्स पे हो गए। एक ये फेस पर, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस,
ये वाला भी फेस पर, ये वाला फेस पर, 6 हो गए फेस पर। तो सीएल वाले कॉर्नर पर ही और फेस पर, फेस फेस सेंटर तो हो गई सीएल के लिए। लेकिन एनए एनए का क्या हुआ? तो एनए क्या हुआ, सीएल के साथ ही था, चिपका हुआ था। एनए क्या था, सीएल के साथ चिपका हुआ, तो जैसे सीएल को पुट किया, एनए बेचारा साइड में जाके पुट हो गया। तो यहाँ पे बेसिस जो इसने माना, किसको माना? एनए और सीएल दोनों को माना। तो एनए और सीएल को यदि तुम बेसिस बोलते हो मिला के, फिर ये एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी विद NaCl बेसिस। अगर तुम Cl को बेसिस बोलते, बोले Cl ही बेसिस है, Na बेसिस नहीं है, तो फिर ये FCC नहीं होगी, फिर ये 2FCC होगी। यदि तुम Cl को ही बेसिस बोलते हो कि भाई मैंने Cl को लेटिस पॉइंट पर रख दिया, है ना, और मेरा बेसिस कौन है? Cl है, वो इन सिस्टम वाला चक्कर है यहाँ पे, है ना, और Na को तुम सब बेसिस में कंसीडर नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा? Na का अलग FCC बनेगा और Cl का अलग FCC। ठीक है ना? तो इसका जो मेन है, ब्रेविलेटिस की बात करें तो ब्रेविलेटिस तो इसका FCC है विद NaCl इज बेसिस। NaCl को बेसिस लेते हो तो फिर ये इसका ब्रेविलेटिस है, FCC, है ना, इसका जो लेटिस है वो ब्रेविलेटिस है, और कौन सा है? FCC है। कब? जब तुम NaCl को एक मॉलिक्यूल कंसीडर, एक बेसिस कंसीडर करते हो पूरा का पूरा। और यदि तुम NaCl को बेसिस नहीं करते हो, तुम कहते हो नहीं साहब हम तो Na को तो अलग मानेंगे बेसिस और Cl को अलग मानेंगे, मान लो बेटे, तो Cl का तो हो जाएगा एक FCC, है ना, और Na का अलग से एक FCC। वो देखो कैसे दिखेगा तुमको FCC, देखो एक ये Na एटम, देखो गौर से, एक ये Na एटम, एक ये Na एटम, एक ये Na एटम, ठीक है। अब मैं ना ऐसा की ऐसा इधर बना रहा हूँ, देखो इधर इधर इधर, एक यहाँ Na एटम रख दो, एक यहाँ Na एटम रख दो, नहीं यहाँ मत रखो, एक यहाँ रख दो और एक यहाँ रख दो, है ना। इसको आगे बढ़ा दो लाइन खींच के, ऐसे मैं अब बना नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसे बना दो यूं। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये, ठीक है ना, ये वर्ड में चल रही है फाइल। तो यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, है ना, यहाँ पे ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे नीचे बनाओ, तो तुमको एक Na की अलग से FCC दिख जाएगी तुम, ठीक है ना। तो Na की एक अलग से FCC दिखेगी, Cl की एक अलग से FCC दिखेगी, दोनों 2FCC बन जाएंगे। लेकिन वो फिर ब्रेविलेटिस नहीं होगा, वो केवल FCC 2FCC क्या होती है? कुछ नहीं होती। 14 प्रकार के FCC ब्रेविलेटिस है, उनमें तो इसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा ना, ठीक है ना। तो फिर ये ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर 2FCC हो जाएगी, ब्रेविलेटिस नहीं होगा वो। हाँ, ब्रेविलेटिस यदि FCC बोलते हो तुम, तो वहां पे सब डाल दो कि NaCl एक बेसिस है, ठीक है ना, ये समझ गए? चलो, तो ये बात हुई। हाँ भाई, प्रॉब्लम। ठीक है भाई प्यारे, ये हो गई। ध्यान सुन लिया ना मेरी बात? ये और ये मिलके एक बेसिस बनते हैं। तो तुम तो क्या करा, NaCl को पकड़ा हाथ में और लेटिस पॉइंट पर रख दिया, FCC के लेटिस पॉइंट पर, है ना। तो ये कॉर्नर पे चला जाएगा, ये कॉर्नर पे चले जाएंगे दोनों, ऐसे ये कॉर्नर पे चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो सारे एटम आपस में, सारे मॉलिक्यूल्स हर लेटिस पॉइंट पर जाके सेट हो जाएंगे, हर लेटिस पॉइंट पर जाके ये सेट हो जाएंगे FCC के, ठीक है ना, बड़ी आसानी से सेट हो जाएंगे। मैं चेक कर सकते हो तुम आराम से कि एक FCC स्ट्रक्चर बनाओ, 8 तो कॉर्नर पे लेटिस पॉइंट बना दो और 6 फेजेस पे बना दो, मिड में बना दो, और उन पर तुम ये NaCl का मॉलिक्यूल पुट करो, बन जाएगी इतना। अब देखो डायमंड स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड स्ट्रक्चर में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, देखना कि ये तो कार्बन के एटम है सारे के सारे, ये देखो ये चार, 1 2
3 4 5 6 7 8, है ना। एक ही है यहाँ पे, एक एटम मैंने यहाँ लिया है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ ये रहा, ठीक है ना। एक एटम यहाँ पे है, ये रहा। तो इसकी बात करें तो ये एटम जो है, इसके फेस वाले इस एटम से, इधर जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसके इस एटम से, और नीचे जो फेस है, इसके इस एटम से ये कनेक्ट है। ठीक है ना। एक मिनट, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो एटम है, इससे कनेक्ट है, इससे फेस वाले से कनेक्ट है, इस फेस वाले से कनेक्ट है, और इस इधर जो फेस है उससे कनेक्ट। इधर ये वाला एटम देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे भी एक एटम इधर वाले फेस से कनेक्ट है, इधर वाले फेस से कनेक्ट है, नीचे वाले फेस से कनेक्ट, एक यहाँ पे ऐसे ही एटम, ठीक है ना। ये वाला, ये तो ये भी इसी तरह से कनेक्ट है, समझ गए। तो यहाँ पे देखें कि ऐसा लग रहा है कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी वो ब्रेवे है, ऐसा लग रहा है ना, जबकि नहीं है। बोले क्यों नहीं है सर जी? क्योंकि ये जो तुमने लेटेस्ट पॉइंट पकड़ा एफसीसी का, चलो मान लो एफसीसी, है ना। तो ये जो लेटेस्ट पॉइंट पकड़ा एफसीसी का, इस लेटेस्ट पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल तुमने पुट किया है, ये वाला पुट किया है, ये ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल पुट, ठीक है ना, ये वाला। ऐसे इस पर ही तुमने पूरा पूरा पुट कर दिया, ऐसे किया, ठीक है ना। इस पर भी पुट कर दिया, ऐसा किया, ऐसा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। और इस पर भी पुट कर दिया। इन दोनों का क्या हुआ और इसका क्या हुआ? इस पर तो ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर जो, इस लेटेस्ट पॉइंट की जो सराउंडिंग है, इस लेटेस्ट पॉइंट की जो सराउंडिंग है, इस लेटेस्ट पॉइंट की जो सराउंडिंग है, इस लेटेस्ट तो सेम है, लेकिन इस लेटेस्ट पॉइंट की सराउंडिंग, लेटेस्ट पॉइंट की सराउंडिंग, इस लेटेस्ट पॉइंट की सराउंडिंग सेम नहीं है। तो ये जो है लेटिस तो है, लेटिस तो है, पर ब्रेवे लेटिस नहीं है, ब्रेवे लेटिस नहीं है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी नहीं है, ब्रेवे लेटिस नहीं है, ठीक है ना। खांसी हो जाती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, द स्ट्रक्चर इज नॉट ए ब्रेव लैटिस बाय इटसेल्फ because there are two types of lattice point with different orientation. The undergoing structure is actually FCC structure with two atomic weights underlying, underlying मतलब आधारभूत। तो यदि आधारभूत रूप से देखें, ग्रेविटेटलेस तो नहीं, आधारभूत रूप से देखें, तो फिर जो स्ट्रक्चर वो टू एफसीसी दिखेगी, जैसे NaCl की।
NaCl की जैसे 2FCC थी, ऐसे ही हमको डायमंड की भी 2FCC दिखेगी। तो यदि एग्जाम में आ जाता है कई बार क्वेश्चन की NaCl कैसी स्ट्रक्चर है, अपन ये बोल देंगे NaCl तो FCC है, ब्रेविलेटिस है, और उसमें क्या है, बेसिस जो है वो NaCl का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे डायमंड को तुम ब्रेविलेटिस नहीं बोल सकते, FCC नहीं बोल सकते, तो यहाँ तो लिख देना 2FCC, 2FCC। तो वन, इसमें जो देयर आर 2 एटम्स अटैच टू ईच FCC लैटिस पॉइंट, वन लोकेटेड, देखिए ये देख लेना तुम, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जांपल डायमंड का और किसका NaCl का दिया, और इसको किसको समझाने के लिए, लैटिस क्या है, ब्रेविलेटिस क्या है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं दोनों एग्जांपल, समझ गए, ठीक है ना। तो लैटिस समझ में आ गया, ब्रेविलेटिस और बेसिस ये सब क्लियर होने चाहिए। आगे बात करते हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, अपन पढ़ा है सॉलिड को केमिस्ट्री में। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which we when repeated in different direction generate the entire lattice। ये कह रहा है कि क्रिस्टल लैटिस जो है, क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, उससे छोटा सा छोटा पोर्शन, छोटा सा छोटा पार्ट, जिसको बार बार रिपीट करने से, किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन बार बार रिपीट करें, तो रिपीट करने से हमको पूरा लैटिस प्राप्त हो जाए, तो वो कहलाएगी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज बेसिक यूनिट, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिस इज मेड अप रिपीटेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये ABC दिखा रखे हैं मैंने, ये लैटिस वेक्टर कहलाते हैं, लैटिस पैरामीटर भी इनको कहते हैं, और ये एंगल जो है अल्फा बीटा, ये है ना। तो ए के सामने अल्फा लिखते हैं, बी के सामने बीटा लिखते हैं, देखो, और सी के सामने गामा। तो ये अपने काम के हैं, आगे जब अपन डिसीज वगैरह देखें तब ये अपने काम आए, ठीक है ना। तो यूनिट सेल को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है कि एक एटम्स हैं, ये बहुत सारे एटम्स हैं, 3 एटम्स से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल्स को अपन ने लैटिस पॉइंट्स पर रखा, तो देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये यूनिट सेल बन गई। अब यूनिट सेल को अपन ने रिपीट कर दिया, रिपीट करने से पूरा पूरा एक डब्बा बन गया, और इससे क्या बन गया, पूरा क्रिस्टल। ठीक, तो सब कुछ इस पिक्चर में क्लियर हो जाता है। ओके समझ गए, चलो। अब यूनिट सेल होती है दो प्रकार की, एक तो प्रिमिटिव होती है और एक कन्वेंशनल होती है, नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो यूनिट सेल प्रिमिटिव होने का क्या मतलब है, प्रिमिटिव होने का मतलब है जिसमें कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है वो एक ही हो, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट क्या हो, एक हो। और प्रिमिटिव में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यदि एक है, प्रिमिटिव होगी, अदरवाइज वो नॉन प्रिमिटिव होगी। तो यहाँ पे जो है अपन देखें, तो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है, ये मैंने लैटिस पॉइंट दिखाए हैं ना, ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट, ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट यदि मैं काउंट करूं यहाँ पे, किसी यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट है, तो देखो मैं कैसे काउंट करता हूँ। ये जो लैटिस पॉइंट है, इसका 1/8 पार्ट इस लैटिस के अंदर है, बाकी का पार्ट बाहर है। 1/8 पार्ट इस लैटिस के अंदर है, बाकी का पार्ट बाहर है ना। इसको कैसे देखते हैं, मैं तो बताया बताया करता था तुमको क्लास में, कि यहाँ पे नींबू रख दो, और 3 फलक है, 3 फेस है, एक तो ये फेस, एक ये वाला फेस, और एक ये वाला फेस। एक फेस को एक चाकू मान लो, इस फेस से कटा नींबू, तो आधा कट गया, है ना। फिर इस फेस से कटा तो आधे का आधा कट गया, 1/4। और फिर इस फेस से कटा तो 1/4 का फिर आधा, 1/8 कट गया, तो 1/8 इसके अंदर है। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8, 1/8, 8 बार हो गया ना। तो 1/8 इंटू 8, 1, तो 1 लैटिस पॉइंट इसके अंदर है। तो प्रिमिटिव सेल क्या होगी, जिसमें एक ही लैटिस पॉइंट, नॉन प्रिमिटिव में जिसमें एक लैटिस पॉइंट एक से ज्यादा हो, ठीक है ना समझ गए, ओके, ठीक है। अब दूसरा कि इसमें एटम्स कितने हैं, एटम्स तो कितने भी हो सकते, एटम्स तो कितने भी हो सकते, एटम की कोई पाबंदी नहीं है, लैटिस पॉइंट की पाबंदी, ठीक है। तो एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम हुआ, एक ही एटम होगा ना पूरे यूनिट सेल में, एक लैटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, एक है ना। अब एक लैटिस पॉइंट पर एक ही एटम हुआ, इस पर एक एटम, 1/8 एटम, 1/8 एटम, 1/8 एटम, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, तो 8 बार हो गया ना, तो एटम भी एक ही आएगा।
बोलो। लेकिन इस पर यदि दो एटम हुए, मॉलिक्यूल हुआ पूरा, तो क्या करोगे? तो नहीं कह सकते। तो एटम तो कितने भी हो सकते हैं, लैटिस पॉइंट जो है वो एक ही हो। समझ गए? नहीं समझे यार, इसमें मॉलिक्यूल आ गया, मान लो ऐसा मॉलिक्यूल आ गया कि उसका एक एटम तो यहाँ और एक एटम अंदर घुसा हुआ, और सब पे ऐसा ही है, एक एटम यहाँ, एक एटम अंदर घुसा हुआ, एक एटम यहाँ, एक एटम अंदर। अंदर कितने एटम हो गए भैया? 8 एटम तो अंदर ऑलरेडी हो गए सबके, और एक इन सब का हो गया, है ना? एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम अंदर, एक एटम यहाँ, एक अंदर, एक एटम यहाँ, एक एटम अंदर, एक एटम यहाँ, एक एटम अंदर, ऐसे 8 हो गए। तो 8 तो अंदर हो गए और 1 तो 9 एटम हो गए भैया दादा। लेटेस्ट पॉइंट एक ही। ऐसे यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे तो लेटेस्ट पॉइंट ही ज्यादा है, हमें बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहे बॉडी सेंटर। तो एक लेटेस्ट पॉइंट, दूसरा लेटेस्ट पॉइंट, तीसरा लेटेस्ट पॉइंट, चौथा लेटेस्ट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना, लेटेस्ट पॉइंट, और एक बीच वाला लेटेस्ट पॉइंट। तो 1/8, 1/8 तो ये हो गए इनके, इनके कॉर्नर वालों के। 1/8 इंटू 8, 1, और एक ये दो लेटेस्ट पॉइंट है भाई साहब। ठीक है ना? तो प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल ये हो गया। ओके। तो एफसीसी की प्रिमिटिव सेल बना के आपको याद करनी है। देखो यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, है ना? इसके लेटेस्ट वेक्टर भी अपन को याद होने चाहिए, प्रिमिटिव वेक्टर। तो मैंने एक कॉर्नर वाला आइटम पकड़ा, एक ये फेस वाला, एक ये फेस वाला, एक नीचे फेस वाला, एक साइड के फेस वाला, और एक ऊपर फेस वाला। ठीक है ना? तो फेस वाले सारे पकड़ लिए, और बोलो, और एक ये कॉर्नर वाला पकड़ लिए, इन सबको मिला दिया। फेस वाले तो सारे पकड़ लिए, कॉर्नर वाले दोनों पकड़े, मिला लिए, तो ये जो बनी, ये प्रिमिटिव सेल है। और ये पूरी एफसीसी जो है वो यूनिट सेल है। ठीक है ना? ऐसे ही। हम्म। हाँ भाई। हाँ भाई। ठीक है। चलो। ऐसी एचसीपी की है, यूनिट सेल दिखा रखी है, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है। चलो। ये शायद 2 बार लग गया है। अब जो है मेन चीज वो उस पे आता है, जो समझने वाली बात। तो लैटिस हो गया, बेसिस हो गया, समझा दिया। ब्रेव लैटिस और लैटिस में क्या डिफरेंस है, बेसिस मॉलिक्यूल भी क्यों हो सकता है, सब बातें अपने क्लियर है। सेल भी अपने क्लियर है। ठीक है। और प्रिमिटिव सेल भी अपने क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 2D में आगे जो मैं अच्छी वाली बात करने वाला हूँ, आप आगे समझने वाली बात है। ठीक है। 2D में एटम्स को जमाने, टू डायमेंशन डायमेंशन में एटम को सेट करने के दो तरीके हैं। नंबर एक ऐसा, देखो 2D में ही किया है मैंने ये एक लेयर के साइड में एक लेयर ये रख दी, ऊपर नहीं है, साइड में, साइड में एक ये रख दी, साइड में एक ये रख दी, ऊपर नहीं है, साइड में। क्यों? एक दूसरा तरीका ये है 2D में जमाने का। देखो 2D में दूसरा तरीका क्या है, इस तरह जमा सकते, एक ये लेयर रख दी, और बी लेयर इस तरह रख दी साइड में, और फिर वापस ये लेयर रख दी, और फिर बी लेयर रख दी। तो दो तरह से तुम 2D में लेयर्स को जमा सकते हो, या जमी हुई हो सकती हैं क्रिस्टल में, जमा सकते हो या जमी हुई हो सकती है क्रिस्टल में। एक लेयर, देन दूसरी लेयर, देन तीसरी लेयर, देन चौथी लेयर, ए टाइप हो गई, एक जैसी हो गई। और यहाँ जो लेयर है ये वाली, ये देखो ये इस तरह 2D में है, ये ध्यान दे 2D में है। ठीक है ना? और अब यहाँ पे देखें, अब इसको यदि मैं इसमें से कोई यूनिट सेल निकालना चाहूँ तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेरे। मैं यहाँ से एक इस तरह भी यूनिट सेल निकाल सकता हूँ, इस तरह की भी एक यूनिट सेल निकाल सकता हूँ, जिसके रिपीटेशन करने से मुझे पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, है ना? ऐसे ही इसमें से भी अपन हेक्सागोनल यूनिट सेल निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो ये, ठीक है ना? इसका रिपीटेशन करने से ये स्ट्रक्चर पूरी अपन को मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक बोलते हैं इसको। ठीक है ना? क्योंकि बहुत इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है।
वो निकालेंगे, अपना मेन काम यही है, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकालना, ठीक है ना। तो 2D यहाँ पे भी ये क्लोज पैक है, पर ये स्क्वायर क्लोज पैक है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैक, वो हेक्सागोनल, ठीक। तो एक लेयर है नीचे और वो इस तरह की है, हाँ। अब इसको मैं पूरी को लेयर बोल रहा हूँ, पूरी को लेयर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा लेयर है। 2D की बात मैंने खत्म कर दी, अब ये पूरी एक लेयर है जो नीचे रखी है, नीचे है ना, नीचे रखी हुई है ऐसे इस तरह, ये रखी। अब इसके ऊपर एक लेयर है और जमानी है। तो ऊपर यदि मैं एक लेयर और रखता हूं तो दो तरीकों से रखता हूँ, कि इसके ऊपर जस्ट एटम आए, इसके ऊपर जस्ट एटम आए, इसके ऊपर एटम आए, इसके ऊपर एटम आए, इन सब के ऊपर एटम आ जाए ऐसे, यूं, ठीक है। तो यदि मैं जस्ट ऊपर जमाता हूँ तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, देखो इस तरह ये बनेगी, है ना, बोलो, समझे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनने वाली है। अब ये 3D में बात चल रही है, और मैंने जो ए लेयर थी, लेयर, उसके ऊपर दूसरी ए लेयर, उसके ऊपर तीसरी ए लेयर, इस तरह जमा दी, और एक के ऊपर एक एटम पुट कर दिए मैंने, है ना। और उसमें से यदि मैं यूनिट सेल निकालता हूँ तो यूनिट सेल मेरे को इस तरह की निकलेगी, इस तरह मिलेगी, या इस तरह की मिलेगी, है ना। ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह की मिलेगी, एक्चुअल शेप इस तरह की मिलेगी, ठीक है ना। ये पीछे वाला आइटम है, ये कॉर्नर का ही है, ऐसा मसला है बीच में रखा हुआ, पीछे वाला कॉर्नर का है, ठीक है ना। ये सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपन को मिलेगी, सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये मैंने यहाँ पे बताया था। अब यदि उसी ए लेयर के ऊपर जो अपनी 2D स्क्वायर क्लोज पैक थी, मतलब कौन सी वाली, इसी की बात करो, इसी के ऊपर तुम दूसरा तरीका काम में लो। कौन सा तरीका, कि नीचे एक लेयर ए वाली, ए वाली, और उसके बाद में जो खांचे हैं ना, उसके जो गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये, इन गड्ढों में एटम फंस जाए दूसरी लेयर के। इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर रखो, लेकिन रखो कैसे, कि यहाँ पे एटम आके गड्ढे में घुस जाए, फंस जाए, यहाँ पे रिडिम बना रहे हैं, ठीक है। फिर एक लेयर और रख दो, तीसरी लेयर, तो तीसरी लेयर ऐसे रखेगी, इसके ऊपर ही आए, इसके ऊपर ही आए, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है? इस तरह की स्थिति हो जाएगी, देखो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी ये, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करना, ध्यान रखना, बीच में टच नहीं करते भाई दादा, ये वाला, है ना। ये जो है ना, ये वाला आइटम तो ये रहा, ये वाला, और ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये, और ये वाला रहा, और ये वाला ना बीच वाला, देखिए, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, बीसीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको ए बी टाइप भी बोल देते हैं, बोले ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, बीसीसी बन जाती है ना। तो यदि इसी के ऊपर तुम ए टाइप रखते हो, इसी के ऊपर ऐसी की ऐसी लेयर रख दो, ऐसी की ऐसी फिर लेयर रख दो, लेयर लेयर लेयर, देन तो सिंपल क्यूबिक बन जाती है। और यदि ए बी टाइप रख देते हो तो ये क्या बन जाती है, बीसीसी बन जाती है, बीसीसी स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। अब अपनी जो दूसरा ऑप्शन था 2D में, 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैक था ना, ये 2D में, ये, ठीक है। उसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल निकल रही थी। अब इसके ऊपर, मतलब मैं 3D में जाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर और दिखाया, तो देखो इसके ऊपर यहाँ पे मुझे एटम फिर एक लेयर फिर पुट करनी है। तो इस पूरी लेयर के ऊपर एक लेयर पुट करनी है, तो पुट करने करते समय मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। बोले ऐसे पुट करें कि एक एटम के ऊपर एक एटम, एक एटम के ऊपर एक एटम, एक एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम पुट करोगे तो वही तो सिंपल क्यूबिक बननी है ना। लेकिन यदि ऐसे पुट करें कि एटम खांचों में घुस जाए, ये जो खांचे दिख रहे हैं तुमको, इनमें एटम एंटर कर जाए, तो यदि खांचे तुमको दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने ए लिख रखा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है,
तो यानी खांचों में एटम फंसाना चाहते हो तो ए में फंसेगा या बी में फंसेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। ए में भी आ जाए, बी में भी आ जाए। तो इन तीनों में या तो इन तीन में आएगा और या इन तीन में एटम आएगा। ठीक है ना। सेकंड लेयर रखने के दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं एटम के ऊपर एटम रखूँ, तो एटम के ऊपर एटम रखने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो वो सिंपल क्यूबिक बननी है। ठीक है ना। लेकिन यदि मैं खांचों में एटम को जाके फंसाऊं, ए में एटम को जाके फंसाऊं या बी में एटम को जाके फंसाऊं, है ना, तो स्थिति मेरे सामने ये आ जाती है, ये वाली स्थिति है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सेकंड लेयर जो है, ये जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर रख दी। लेयर थोड़ी सी साफ नहीं दिख रही है क्योंकि पीछे वाला हिस्सा डार्क दिख रही है, सेकंड लेयर। मैंने खांचों पे रखे ना एटम को, जैसे इस एटम को मैंने बी वाले में रख दिया। सी लिख रहा है पर यहाँ पे, है ना, पर मैंने बी वाले में रखा, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे मैंने बी वाले पे रखा है इसको, यहाँ पे भी मैंने बी वाले, तो ए वाला जो है वो खाली रह गया। ठीक है। यदि तुमने टी और ओ लिख रहे, टी और ओ का कोई दूसरा मतलब बताऊंगा तुमको। ओ का मतलब होता है ऑक्ट्राहेड्रल, टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्रल थोड़ी सी बात करता हूँ, देखो। ऑक्टाहेड्रल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे है ना एक खाली जगह बच गई, एक खाली जगह बच गई। कौन सी खाली जगह, देखो, थोड़ा सा गौर से देखो। जो फर्स्ट लेयर है ना, ये वाली फर्स्ट लेयर, एक एटम तो ये फर्स्ट लेयर का, एक एटम ये फर्स्ट लेयर का, है ना, एक एटम ये वाला फर्स्ट लेयर का। तो इनके बीच में पहले से ऑलरेडी गड्ढा था। अब जब सेकंड लेयर रखी, तो सेकंड लेयर में तो एटम दोनों बीवी पर रखे ना, बीवी पर, है ना। एक गड्ढा और बन गया, तो एक गड्ढे के ऊपर एक गड्ढा बन गया, गड्ढे के ऊपर गड्ढा बन गया ये। तो ये जो यहाँ पे गड्ढा बनता है, इसकी जो शेप बनती है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप बनती है, ऑक्टाहेड्रल जैसी बनती है। मैं दिखाऊंगा तुमको आगे इसी वीडियो में। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, गड्ढे के ऊपर यदि गड्ढा है, तीन एटम नीचे तीन एटम ऊपर, उल्टे और हैं, एक, देखो, एक, दो, और ये तीन, तो ये दोनों तो बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना। तीसरा है तो ट्रायंगल यूं बन रहा है इसका, तीनों एटम का, इन तीनों एटम का ट्रायंगल देखो कैसे बन रहा है, यूं ही तो बन रहा है, ना। और ऊपर वाले तीन एटम देखो, एक तो ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, और एक ये वाला, इनका ट्रायंगल यूं बन रहा है। और गड्ढे में आके गड्ढा फंस गया, उल्टे ट्रायंगल है एक के ऊपर एक, और गड्ढे में यदि गड्ढा फंस रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल ढांचा बनेगा, वॉइड कहते हैं उसको, वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे गड्ढे के ऊपर गड्ढा फंस गया, तीन एटम नीचे तीन एटम ऊपर है, उल्टे ट्रायंगल है, तो जो गड्ढा बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। यहाँ देखो, मेन बात से भटक रहे हैं। तो नीचे एक एटम, नीचे वाली लेयर का ये एक एटम, फिर एक ये एटम, फिर एक एटम, इनके बीच में गड्ढा, और उस गड्ढे के ऊपर एक एटम सेकंड लेयर का ये वाला। तो फिर यहाँ एक खांचा तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एटम घुस थोड़ी गया इस गड्ढे में जाके, है ना। तो ये एटम उस खांचे में जाके फंसा नहीं, बस ऊपर आके पुट हो गया। तो पुट हो गया तो फिर क्या हुआ, एक बॉइड तो यहाँ पे बन गई। तो ये जो बॉइड होती है वो टेट्राहेड्रल, हेड्रॉन जैसी होती है, टेट्राहेड्रॉन जैसी होती है। तो टेट्राहेड्रॉन बॉइड यहाँ पे बन जाएगी, है ना, वो दिखाऊंगा मैं तुमको आज। तो यहाँ पे इस तरह से ये टी और ओ बन जाता है। अब एक थर्ड लेयर, थर्ड लेयर, ये तो सेकंड लेयर रख दिया अपन। अब थर्ड लेयर रखें इसको, थर्ड लेयर रखने के दो तरीके हैं। नंबर एक, देखो ये लिख दिया, थर्ड लेयर हैव टू ऑप्शन on basis of this or these two options there are two types of 3D closed pack structure। तो पहला तरीका ये है कि तुम इसमें क्या करोगे, थर्ड लेयर का जो एटम है ना, एटम थर्ड लेयर इन टी वर्ड, उनको टी वर्ड पे जाके रख दो, यहाँ टी वर्ड पे जाके, सब टी वर्ड पर उनके एटम, है ना। एक तो ये टी वर्ड, एक ये word, इन तीन टी वर्ड पर, है ना, इन तीन टी वर्ड पर रख दो, इन तीन टी वर्ड पर रख दो। ऐसा थोड़ी है कि तुम यहाँ भी फंसा दो, यहाँ थोड़ी फंसा सकते, ठीक है ना। एक एटम यहाँ आ जाएगा, देखो टी वर्ड पर रखो, तो एक एटम तो इसी नीचे वाले लेयर के एटम के ऊपर आ जाएगा, एक एटम इस नीचे वाले लेयर के, इस नीचे वाले लेयर के इस एटम के ऊपर आ जाएगा, एक एटम इसके ऊपर आ जाएगा, तो जस्ट नीचे वाली लेयर ही ऊपर आ जाएगी।
ये स्थिति आ जाएगी देखो, ये वाली ए लेयर नीचे थी, उसके ये बी लेयर वाले एटम हो गए सेकंड लेयर वाले, और तुमने क्या किया, टी वॉइड पर रख दिया उसको। थोड़ा ध्यान दो, सुनो, इस टी वॉइड पर एक एटम, इस टी वॉइड पर एक स्टेरॉइड पर, ये रखना है तुमको। ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ तो नहीं रख सकते ना तुम, इसका फंसा दोगे तो। टी वॉइड में एटम जो रखे तुमने यहाँ पे खांचों में जो एटम रखे, तो यहाँ पे जब एटम रखे तुम, तो यहाँ पे रखो सही, दो को गौर, पीछे वाला जो एटम है ना, ये जो फर्स्ट लेयर का, इसी के ऊपर दूसरा एटम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसी के ऊपर ही दूसरा एटम आएगा, पीछे वाले जो लेयर का फर्स्ट फर्स्ट लेयर का जो एटम है, हाँ? बिल्कुल इसके जैसे ही आएगा। तो थर्ड लेयर जो बनेगी वो फर्स्ट लेयर जैसी बनेगी, बनेगी नहीं बनी, मैं लिख रखा है यहाँ, ठीक है ना ये, जस्ट हैव टू फर्स्ट लेयर, सो फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर सेम। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो सेम हो। तो यहाँ पे एटम है लाल लाल से, खाली मत समझ लेना इसको, तो ये सारे एटम हेक्सागोनल है ना, एक ये एटम है, फिर तुमने ये एक लेयर रखी, बोलो, ठीक है, अभी तो टी वर्ड बनेगी यहाँ पे, बोलो। अब उसके बाद फिर एक लेयर रख दी तुमने, ए बी टाइप, ए बी टाइप, ये एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को यदि गौर से देखें तो ये ज्योमेट्रिकली अपन को ऐसे दिखाई दे, एक एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये तो हेक्सागोनल नीचे वाली हो गई, है ना। और बीच में देखो ये तीन एटम और दिखेंगे तुमको, यहाँ पे तीन एटम, ये एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, और एक बने नहीं है मेरे से यहाँ, ठीक है ना, ये वाले एटम, और ये छह एटम, है ना? और एग्जैक्ट देखें तो ये देखो, ये देखो, ये देखो दूसरा पिक्चर, छह एटम है ये, ठीक है ना। तो HCP बन जाती है, और HCP ए बी टाइप होती है। तो थर्ड लेयर के ऊपर कैसे तुम रख रहे हो, तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया थर्ड लेयर रखने का। अब ऑप्शन सेकंड थर्ड लेयर रखने का, वो ओ बॉइड पर रख दो जा। अब ओ बॉइड कहाँ देगा भैया, तो ओ बॉइड पर रखोगे तुम, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे तो भैया फर्स्ट लेयर से जैसे थोड़ी बनेगी, है ना, नहीं बनेगी ना, कहाँ बनेगी, यहाँ एटम रखो, हाँ, ठीक है ना, तो फर्स्ट लेयर जैसी नहीं बनेगी, और कोई लेयर बनेगी, उल्टे आएंगे, देखो उल्टे आ गए, ठीक है ना, तो सही। यहाँ पे एक दो तीन, और यहाँ आइटम रखोगे, एक दो और तीन, इस ट्राइंगल के उल्टे ही तो आए तुम, आए कि नहीं है, यूं आए, ठीक है। थर्ड लेयर जो है ऑप्शन टू में इसके उल्टी हो जाएगी सेकंड लेयर के, इससे तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगी। तो ए बी सी टाइप, ए बी, अगेन फिर ए बी सी, ऐसे ऊपर चलते जाओ, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, ए बी, बोलो, तो अब इसको मैंने यहाँ दिखाया है कि नीचे वाले का एक एटम ले लिया, ये वाला सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ ले लिया, यहाँ देखो ये वाला सेंटर वाला, और ये जो है, ये क्या किया मैंने, तीन एटम तो ये रहे, वन टू थ्री, वन टू, वन टू, और पीछे वाले तीन पुछल्ले वैसे ही जोड़ दिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे वन टू थ्री, ये एटम ले ली, वन टू, वन टू थ्री, और तीन पीछे पुछल्ले ये वाले बेकार में ऐसे जोड़ दिया, हालांकि कोई बहुत काम की चीज है। फिर एक एटम ये वाला यहाँ पे दे, इसे और क्लियर हो रही पिक्चर, इनको एक ऊपर एक रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें, देखो थोड़ा सा, ये एटम तो यहाँ गया, ये एटम यहाँ गया, ज्योमेट्रिकल बना रहे हैं इसको, है ना। और ये वाला एटम देखो कहाँ है, ये नीचे वाले कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, और ये वाला कहाँ है, ये फेस पर है, किस फेस पर, ऊपर वाले फेस, ऊपर वाला जो फेस है ना उस पर है ना, ये वाला कहाँ है, ये ऊपर वाले फेस पर, ये कहाँ है, ये रहा इस कॉर्नर पे, ये कहाँ है, ये इस रहा इस कॉर्नर पे, और ये दोनों फेस पे हैं, मतलब ये जो महाराज है ट्राइंगल जो बन रहा, ये उल्टा फंसा दिया, देखो यूं फंसा दिया, पेन जो चला रहा हूं मैं जो, इस तरह फंसा दिया, ऐसे इसको देखो।
ये वाला एटम कॉर्नर पे, ये कहाँ गया नीचे वाले फेस पे, ये ऊपर वाले फेस पर था ये वाला, ये नीचे वाले फेस पर, ये कॉर्नर फेस पे आ गया इधर वाले पे, ये रहा, है ना। और ये कहाँ गया, ये आ गया, और ये कॉर्नर पे ये गया। अब ये स्ट्रक्चर यदि मैं देखूं गौर से, तो देखो ये फेस पर, 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 और ये फेस पर, ये सब फेस पर है। और ये सारे कॉर्नर पे क्या बन रही है, एफसीसी तो बन रही है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने तुमको क्या सिखाया टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद ये सिखाया किस तरह सिंपल क्यूबिक बनती है, किस तरह बीसीसी बनते हैं, किस तरह एफसीसी बनते हैं, और किस तरह एचसीपी बनती है। ठीक है ना, कौन सी किस टाइप की होती है ये तुमको याद रखना है। तो सिंपल क्यूबिक ए टाइप होती है ना, और बीसीसी ए बी टाइप होती है। एचसीपी जो होती है वो भी ए बी टाइप होती है ना, ये देखो। और जो सीसीपी होती है या एफसीसी जो होती है वो एबीसी टाइप, ठीक है ना। ये तो ये बात होगी अपनी कंप्लीट। अभी थोड़ा सा इतना याद रखें, बीसीसी में ये जो एटम है टच नहीं करेंगे, ध्यान दें, है ना, ये वाले एटम टच नहीं करेंगे, ये वाला है ना, थोड़ा सा ये ध्यान दें। डायगोनली जो एटम है, बॉडी डायगोनल पर जो एटम है वो टच करेंगे। और यहाँ पे एफसीसी में, एफसीसी कहाँ गई ये, है ना, कौन कौन से टच करेंगे देखो, बोलो। ये दोनों टच नहीं करेंगे, ये सारे कोई टच नहीं करेगा, है ना। ये फेस वाला से टच करेगा और इससे टच करेगा, ये फेस वाला इससे टच करेगा और इससे टच, ठीक है ना। अब बात करते हैं वॉइड की, जो वॉइड जानना जरूरी है, रिक्त स्थान कितना है, क्रिस्टल में रिक्त स्थान कितना, उससे ही तो सारा मैटर चेंज होता है ना। बॉन्डिंग से चेंज होता है, या तो एटम की बॉन्डिंग से चेंज होता है, या वॉइड से चेंज होता है, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो वॉइड मैंने बताया कि 3 एटम नीचे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान सुनना। 3 एटम नीचे और उसके ऊपर, उसके खांचे के ऊपर एक एटम है। तो खांचा जो बना नए तरह का, ये वाला जो खांचा बना, यहाँ पे जो खांचा बना, है, ये एटम आते हैं यहाँ पे, तो जो खांचा बना वो टेट्राहेड्रॉन शेप का बनेगा। तो टेट्राहेड्रॉन क्या है कि ये तो ट्राइंगल है नीचे, ये ट्राइंगल है, और ये तीनों उठे हुए हैं, जैसे पिरामिड होती है ना, पिरामिड ऐसे उठे हुए हैं, तो टेट्राहेड्रॉन, सॉरी टेट्राहेड्रॉन बॉयड कहलाएगी। ठीक है ना, समझिए, पिरामिड की तरह ये उठा हुआ है, यहाँ पे ये उठा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, 3 एटम नीचे और 3 एटम उसके ऊपर, हाँ ये रखा, तो एक खांचा यहाँ ऑलरेडी और एक खांचा यहाँ ऑलरेडी, दोनों मिलेंगे तो इस तरह की एक बॉयड बनेगी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रॉन शेप, ऑक्टाहेड्रॉन शेप। तो इसको दो थोड़ा सा देखो, समझाता हूँ मैं तुमको, थोड़ा ध्यान सुनना। यहाँ पे ये जो 2 एटम है, ये वाले, ये 2 एटम, ये 2 एटम तो रहे ये, है ना, और ये 2 एटम जो है वो रहे ये, ठीक है मेरे। और ये एटम कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, इस पे। और ये एटम कहाँ है, पीछे वाला, ये रहा। तो ये जो दिख रहा है ना तुमको ऐसा, ये क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल फ्रायंगल, ट्रायंगल फ्रायंगल छोड़ो, यहाँ पे तुमको एक ऊंचा पिरामिड दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो, एक तो बनाओ स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायर बन गया है ये, और इसके ऊपर एक ये पिरामिड बनाते हो, ये पिरामिड बना दो, देखो ये वाला पिरामिड। और फिर पीछे, इसके पीछे ऐसा ही पिरामिड ये बना दो, देखो ये पिरामिड, पिरामिड है ये, है ना, समझ गए। तो पिरामिड से बना दो, तो एक स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना दो, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना दो, और एक नीचे पिरामिड बना दो, ठीक है ना, 4 फलकों वाला 4 फेसेस पिरामिड बना दो, ये 1 2 3 4 पिरामिड बना दो। ऐसे पीछे भी 4 पिरामिड बना दो, एक पीछे वाला तो इसमें घुस जाएगा, ठीक है ना, और आगे वाला इसमें घुस जाएगा। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन बॉयड, ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन कैसे बनती है, 3 एटम्स हों, उसके ऊपर एक एटम रख दो, और 3 एटम नीचे 3 एटम उल्टे, उल्टा त्रिभुज बन जाए, उल्टा त्रिभुज बनना जरूरी है, उल्टा उल्टा ट्राइंगल, देन ये ऑक्टाहेड्रॉन बॉयड बन जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि
यदि number of closed pack sphere is n, then number of octahedral void is n, number of tetrahedral void is 2n। ठीक है ना, ये अपन को याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छे से। ऑक्टाहेड्रल void की संख्या कितनी होती है? n ही होती है, जितने एटम्स होंगे उसमें। क्लोज पैक स्पेयर जितने भी होंगे, स्पेयर बेचारा बच के निकल गया, देख लो क्या क्या है ना, एटम ही है। ठीक है, तो बोलो यार, समझ गए? और टेट्राहेड्रन 2n हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है अपन ने कि जो ऑक्टाहेड्रन टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है? 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब निकटतम कितने एटम हैं उसके आसपास, उस वॉइड में के निकटतम कितने एटम, तो देख लो यार, ये वॉइड है, एक एटम तो ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। इसका दूसरा मतलब ये कि यदि इस वॉइड में कोई एटम आके फंसता है, इस वॉइड में कोई दूसरा छोटा सा नन्हा सा एटम आके फंस जाता है, जैसे NaCl में, NaCl में Cl का जो बड़ा आयन है उसके वॉइड में Na जाके फंसता है, छोटा Na, छोटा Na जो है वो Cl के बड़े Na की वॉइड में जाके फंसता है। तो यहाँ पे कोई छोटा आयन जाके फंस जाए या एटम आके फंस जाए तो कितने से टच करेगा? 4 से तो टच करेगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है ना, उसकी जो, बोलो, तो यदि जो एटम्स है वहां पे उनकी रेडियस r हो, तो वॉइड की जो रेडियस होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस याद रखने की काम है, 0.225 r होती है। ठीक है, ये मैंने लिखा ही दिया कि यदि वहां पे स्पेयर्स n है देन नंबर ऑफ टी वर्ड जो है वो 2n होंगे। ऐसे यहाँ पे ये इसका कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, उसका कारण भी देख लें कितने होंगे। यदि यहाँ कोई एटम आगे फंसता है बीच में तो 6 एटम से तो टच करेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और इसकी जो रेडियस होगी वो इतनी होगी, याद रखने की काम है। ठीक है ना, ध्यान से याद रख लें इसको। और यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैपिटल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैंने तुमको FCC के बारे में बताई है कि FCC जो होती है, FCC में याद भी रखना अपन को कि FCC में, हालांकि आज तक जे में नहीं पूछा है इन बॉयड वॉइड के बारे में, पर अपन को नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बॉयड की तो सॉलिड स्टेट पढ़ोगे आगे जाके तो बहुत समझ से मेलन डिसीज वगैरह सब कुछ पढ़ लोगे। एक्साइड वगैरह तो तुम्हें ये नहीं पता बॉयड क्या होती है, तुम्हें ये नहीं पता बेसिस क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता लेटिस क्या होता है, तो क्या मतलब निकलेगा उनका। ठीक है ना, तो FCC की मैंने यहाँ पे बॉयड देखी है। तो FCC में कितने एटम होते हैं भैया? 4, 4 ही तो है। कुल 8 तो कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर पे तो 8 इंटू 1/8 1 हो गया, और 6 फेसिस पे 6 इंटू 1/2 3 हो गया, तो 3 एंड 1 4, तो 4 एटम होते हैं FCC। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होनी चाहिए, बोलो? 4 ही होनी चाहिए है। ठीक है ना, हाँ और क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही होनी चाहिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होनी चाहिए। तो देखो 4 गिनते हैं अपन। तो यहाँ पे जो FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है, पहले तो पोजीशन सुन लो कहाँ कहाँ होती है। पहली तो होती है भाई साहब, देखो ये दिख रही होगी तुमको, ये रही, ये देखो, हाँ ये तो यहाँ पे मिड में होती है, बिल्कुल मिड में सेंटर पे। FCC की बात कर रहा हूँ, तो FCC में सेंटर पे एक वर्ड होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, और ये देखो, एक ये रहा आइटम, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये बाहर वाला और ले लिया, एक लपेट लिया, एक ये और एक ये। इन सबको मिला के तो एक है ना, ये जो ये एज है इसकी जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इसकी भुजा, एक वर्ड यहाँ भुजा के मिड में बन रही। तो हर एज, भुजा माने एज, तो हर एज के मिड में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, और सेंटर पे जाके एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी। याद रखें। तो कितनी भुजाएं भाई इसकी, कितनी एज है? 12 हैं, 12, 12 है, 12 ही तो है, बोलो। तो 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो यहाँ बन गई, लेकिन एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कितनों का हिस्सा भाई? 4 का। कौन से 4? एक तो ये खुद है ही, एक इसके ऊपर आने वाला है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक
FCC आने वाली, सेल ऐसी की ऐसी, और एक सेल यहाँ पे आने वाली है। 4 सेलों में, 4 सेलों का हिस्सा इस वॉइड में, हर वॉइड में 4 सेल आएंगी, ठीक है ना। हर वॉइड 4 सेलों में बटेगी, बोलो। तो 12 हैं ऐसी, 12 वॉइड है, तो 1/4 कर लो। एक के हिस्से में, इसके हिस्से में कितनी आई, 1/4 वॉइड, तो 12 इंटू 1/4 3, तो 3 वॉइड आ जाएंगी यहाँ पे, यहाँ एज वाली, किनारों वाली, ठीक है ना। और एक वॉइड ये बीच वाली है, ये तो इसकी बेचारी, इसकी और इसके बाप की, और किसी की तो है ही नहीं। तो 3 और 1 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एटम्स भी 4 ही थे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल बॉय देख लो, ये देखो टेट्राहेड्रल बॉय, एक ये फेस वाला एटम, एक ये सेंटर वाला एटम लपेट लिया, है ना। सेंटर वाला क्यों लपेट लिया भाई इसने, है ना। एक तो ये वाला एटम कॉर्नर वाला, एक ये फेस वाला, एक ये फेस वाला, और एक इधर वाला फेस वाला, है ना, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है तुमको। इन सबसे मिलके एक ऑक्टा टेट्राहेड्रल बॉयड यहाँ पे ये बन जाती है। तो ऐसी कितनी बनेंगी, एक तो हर कोने पर बनेगी भैया, तो हर कोने पर बनेगी, तो देखो कोने पर बनेगी, एक कोने पर तो एक ये बन गई, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ पे एक तो इस कोने पर बन गई, ऐसे एक इस कोने पर, तो कितने कोने, 8 है ना, तो 8 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, बाहर में जान तो सब बात, ठीक है ना। तो तुम्हें याद रखना है यहाँ पे ये, जो इसके बॉडी डायगोनल है, उस पे 2 बनेंगी, 2, तो 2 कोने आएंगे ना वहाँ पे, 2 बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, और 2 ही इधर से बनेंगे, ठीक है ना। तो 8 तो ऑक्टाहेड टेट्राहेड्रल बन गई, और 4 कौन सी बन गई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। अब याद रखना अच्छे से, जब काम में लूंगा, न्यूमेरिकल वगैरह दूंगा, तो हमें दिक्कत आएगी नहीं, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये मतलब जो मेन बात है वो ये समझ में आनी चाहिए, किस तरह से एक एक क्रिस्टल में लैटिस होती है, किस तरह से बेसिस होते हैं, है ना। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश, सारे डायग्राम मैंने बनाए हैं। तो यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट में चलते चलते एक NaCl की क्रिस्टल देखें, तो NaCl मैंने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, Cl- ये रहा, ठीक है। ये Cl-, तो FCC स्ट्रक्चर होती है इसकी ब्रेव, तो Cl- के बीच में जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड है, क्योंकि बीच में तो ऑक्टाहेड्रल होती है ना, एज पर ऑक्टाहेड्रल ही तो होती है ना। तो बीच में जो एक्टोहेड्रल बॉयड है, उसमें आके भाई साहब Na फंस गया, तो हर Na जो है यहाँ पे बेचारा लपेटे में आ गया, बॉयड में जाके फंसा हुआ है। तो जो एज वाली बॉयड है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉयड, उन एज पर होती है ना, और एक सेंटर में होती है, तो सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड है, और एज वाली जो एक्टोहेड्रल बॉयड है, उन सब में Na+ बेचारा आके फंस गया। तो कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है ना। टच करेंगे सब, बॉयड में जाके फंसा, टच करेंगे यार गधे, ठीक है ना, तो ये टच करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस पीडियस एक बार पूछी हुई है, ओके, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैंने तुमको आज सब कुछ समझा दिया। तो मेरे हिसाब से सब कुछ का मतलब जो अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी, है ना, वो मैंने समझा दिया। तो अब तुमने देखा होगा कि कितने सारे फिगर्स अपन को चाहिए होते हैं, यदि हमें समझना है, बेसिक, ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है, तो बहुत सारे फिगर हमारे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है ना। बाकी मैं लाइव आता तो बोर्ड पे मैं किच पिच करता रहता, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। तो अब अच्छे समझ में आ गई, सारे फिगर तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, है ना, 4 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हो सकता है मैं उसको भी इसी तरह से डाल दूं, देन बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम और, ठीक है। तो कल या तो 4 बजे मिलते हैं, या फिर एक वीडियो और आ जाए। थैंक यू।